अम्ल, क्षारक तथा लवण में दूसरे पाठ के अंदर हमको पढ़ना है अम्लों तथा क्षारकों की क्रियाशीलता क्या होती है। उसमें सबसे पहले है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन। इसके लिए एक कृति बताई गई है। कृति है कि एक बीकर में 10 ml हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। इस विलयन की एक बूंद कागज़ की पीएच पट्टी पर कांच की छड़ से डालें। प्राप्त हुए रंग की सहायता से पीएच नोट करें, जो रंग कलर निकल के आ रहा है और पहले वाले पार्ट में पढ़ाया गया था पीएच पट्टी का रंग और रंग के आधार पर उसका क्या है पीएच वैल्यू है, उससे मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदें बीकर में डालकर कांच की छड़ से हिलाइए। पीएच सूचक पट्टी के दूसरे टुकड़े पर इस विलयन की बूंद डालकर पीएच नोट करें। इस विधि से बूंद बूंद तनु NaOH डालते जाएं, मतलब धीरे धीरे टपकाते जाएं, मिलाते जाएं, टपकाते जाएं, मिलाते जाएं और पीएच नोट करते जाएं। क्या ज्ञात होगा, जब सूचक पट्टी पर हरा रंग दिखेगा, ऐसे करते जाएंगे तो एक समय आ जाएगा कि हरा रंग दिखेगा, उसका अर्थ है कि विलयन का पीएच 7 हो गया। जब हरा रंग निकल के आ जाए तो सीधा सा अर्थ हो जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया पूरी हुई। अब NaOH मिलाना बंद कर दें। उदासीनीकरण अभिक्रिया HCl के विलयन में NaOH का विलयन बूंद बूंद मिलाने पर पीएच क्यों बढ़ता जाता है? इसका कारण वियोजन क्रिया है। वियोजन अपने आयनों में टूट, वियोजन किसे कहते हैं, जो पदार्थ जिसे मिलकर बना है वो अपने आयनों में टूट जाए। तो HCl तथा NaOH दोनों का उनके जलीय विलयन में वियोजन होता है। HCl के विलयन में NaOH का विलयन मिलाने का अर्थ है बड़ी सांद्रता के OH आयन अधिक सांद्रता के हाइड्रोजन आयनों में मिलाना। पानी का H आयन और OH आयनों में वियोजन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए मिलाए हुए अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन का अतिरिक्त हाइड्रोजन आयनों से संयोग हो जाता है और पानी के अणु तैयार होते हैं। यहाँ OH आयनों से संयोग होता है, ये गलत लिखा हुआ है, OH आयनों से संयोग हो जाता है। मिलाए हुए अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन का अतिरिक्त हाइड्रोजन आयनों से संयोग होता है और पानी का अणु तैयार होता है। तो यहाँ पर ये जो है OH माइनस आएगा। पानी के अणु तैयार होते हैं, ये अणु विलायक पानी में मिल जाते हैं। यह परिवर्तन इस तरह से होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, और ये NaOH सोडियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन दोनों एक दूसरे में वियोजन, पानी में डालने वियोजन होता है। जब एक दूसरे से मिलाए जाते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर के NaCl बन जाता है और OH आयन और H, यही जो मैं बोल रहा था, H और OH आयन मिलकर के पानी बन जाता है। नीचे दिए गए आयनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। ऊपर दिए गए समीकरण से यह ज्ञात होता है कि सोडियम आयन और क्लोराइड दोनों ओर हैं, इसलिए वास्तविक आयनिक अभिक्रिया निम्नानुसार है। हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सी आयन मिलकर के पानी बन जाता है, H2O बन जाता है। विलयन NaOH के विलयन में बूंद बूंद से मिलाए जाने पर HCl आयनों से संयोग होने के कारण OH आयनों की सांद्रता कम होती जाती है, जिसके कारण पीएच बढ़ता जाता है। जब HCl में पर्याप्त सोडियम हाइड्रोक्साइड मिश्रित हो जाता है, तब बनने वाले जलीय विलयन में केवल सोडियम आयन और क्लोराइड ये आयन अर्थात लवण NaCl तथा विलयन के रूप में पानी होते हैं। तब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों का स्रोत होता है पानी का वितरण, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया सरल समीकरण रूप में इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने अम्ल और भस्म मिलाया जाए, लवण और पानी बन जाए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक दूसरे में मिलाए जाते हैं तो इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड एक लवण है, पानी नमक है।
इसके आधार पर यहाँ एक दिया गया है टेबल जिसमें अम्ल भस्म है, लवण और पानी बनता है। इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू अमोनियम सल्फेट प्लस पानी, हाइड्रोजन हाइड्रोब्रोमाइड प्लस KOH इज इक्वल टू KBr प्लस H2O। अभी आप देख रहे हैं इसको, इसे सदैव ध्यान में रखना, थोड़ा सोचिए, ये आउट ऑफ सिलेबस का दिया गया है। दूसरा है धातुओं के साथ अम्लों की अपक्रिया। धातुओं के साथ अम्लों की अपक्रिया। धातुओं के साथ होने वाली अम्लों की अपक्रिया अम्ल की तीव्रता, सांद्रता, तापमान की धातु की क्रियाशीलता इन पर निर्भर करती है। किस पर? अम्ल कितना तीव्र है, अम्ल की सांद्रता क्या है और तापमान कैसा है, इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। तीव्र अम्ल के विलयन विरल विलीनों की मध्यम क्रियाशील धातुओं के साथ सामान्य तापमान में अपक्रिया करना आसान है। ये कृति आप देखें हटा दी गई है, लेकिन कृति केवल हटाई गई है, लेकिन पढ़ना है और सबके बारे में। ये पढ़ना है मैग्नीशियम धातु के साथ तीव्र अम्ल के तन विलयन की अपक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ तीव्र अम्ल के तन विलयन की अपक्रिया। उपर्युक्त जो कृति है उसमें क्या बताया गया है कि मैग्नीशियम धातु की तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया होकर हाइड्रोजन, यह ज्वलनशील गैस तैयार होती है। यह होते समय अम्ल के हाइड्रोजन को मैग्नीशियम, यह क्रियाशील धातु विस्थापित होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी समय धातु का रूपांतरण क्षारीय मूलकों में होकर अम्ल के अम्लधर्मी मूलक से उसका संयोग होता है और लवण बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, धातु प्लस तनु अम्ल मिल जाता है तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो मैग्नीशियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O गैस बनता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। कापर नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके कापर नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। माने धातुओं का अम्लों के साथ अपक्रिया होकर के लवण और हाइड्रोजन गैस तैयार होते हैं। तीसरा है धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अपक्रिया। धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अपक्रिया। तो इसमें एक प्रश्न दिया गया है, क्या रेड ऑक्साइड पानी में घुलनशील है? तो इसका उत्तर आएगा नहीं। तनु HCl डालने पर रेड ऑक्साइड के कणों में क्या बदलाव हुआ? तो आप देखेंगे ये रेड ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड को रेड ऑक्साइड कहा जाता है या आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है। फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड, सब इसी का नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बन जाता है और 3 अणु पानी बन जाता है। फेरिक क्लोराइड का निर्माण होता है। तो कणों में क्या बदलाव आता है? रेड ऑक्साइड टूट करके क्या बन जाते हैं? आयरन क्लोराइड। फिर आगे देखें, रेड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। पानी में अविलेय रेड ऑक्साइड HCl के साथ अपक्रिया करता है और पानी में विलेय फेरिक क्लोराइड, यह लवण बनने के कारण पानी पीला हो जाता है। इस रासायनिक बदल के लिए ये समीकरण है, ये जो पीछे मैं लिखा था वही है। Fe2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2FeCl3 प्लस 3H2O। इसी के आधार पर और भी ऑक्साइड हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और पानी बन जाता है। यहाँ देखिए, ऑक्साइड अम्ल, लवण, पानी, इसी के आधार पर। मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन ऑक्साइड माने पानी बन जाता है। जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड माने पानी बन जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोफ्लोराइड, जैसे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक बोला जाता है वैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड बोला जाता है इसको। तो बन जाता है एल्युमिनियम फ्लोराइड और 3 अणु पानी।
तो इसका मतलब कि ये अम्ल है, तो ये क्या क्या दर्शाएगा, ये अम्ल है, अम्लीय है, और तो ये भास्मिक होता है, जो कि यहाँ लिखा है। धातु का ऑक्साइड किस प्रकार का यौगिक सिद्ध होता है? भास्मिक यौगिक शुद्ध। धातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है, स्पष्ट कीजिए। धातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है। फिर आगे है, अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षारकों की क्या अभिक्रिया होती है? करो और देखो, ये जो है काट दिया गया है, फिर भी हम देख लेते हैं। ऑक्साइड और क्षार मिलकर के लवण और पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम कार्बोनेट पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट और पानी बनता है। जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया होकर सोडियम जिंकेट तथा पानी तैयार होता है। उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया होकर सोडियम एल्यूमिनेट और पानी बनता है, जिसका सूत्र है जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के बनता है सोडियम जिंकेट बनता है और पानी बनता है। दोनों रिएक्शनों को लिखना है। दोनों रिएक्शनों को, दूसरा रिएक्शन ये है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू सोडियम एल्यूमिनेट और पानी बनता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये अम्लधर्मी ऑक्साइड है। फिर आगे है पांचवा प्रॉपर्टी, धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्लों की अपक्रिया। एक परख नली में खाने का सोडा ले लें, उसमें नींबू का रस डालकर तुरंत रबड़ के कार्क में बिठाई हुई वक्र नलिका लगाएं और उसका दूसरा सिरा दूसरी परख नली में चूने का ताज़ा पानी लेकर उसमें डुबाएं। दोनों परख नली के प्रेक्षण को नोट करें। यही कृति धोवन सोडा माने धोने के सोडा, सिरका, तन या सीएल का योग उपयोग करके फिर से करें, क्या दिखाई देता है? इस कृति में बुदबुदाहट, जो आगे बताया गया, इस कृति में बुदबुदाहट के रूप में निर्माण होने वाली गैस चूने के पानी के संपर्क में आने पर चूने का पानी दूधिया रंग का दिखाई देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रासायनिक परीक्षा है, अर्थात चूने का पानी दूधिया हुआ। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि बुदबुदाहट के रूप में दिखी हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्लों की अपक्रिया के कारण यह गैस बनती है तथा चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी अपक्रिया होकर कैल्शियम कार्बोनेट की तलछटी तैयार होती है। अवक्षेप मिल जाता है, इससे अवक्षेप नहीं, वो एक लेयर बन जाता है। इससे यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह ध्यान में आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बूझा चूना हम कहते हैं, बूझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। यहाँ आप ध्यान दें कि बूझा चूना वजह से आप बाल्टी में चूने को घोर देते हैं, फिर दीवार की पुताई करते हैं, तो हवा में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। ये और ये आपका बाल्टी में घोरा गया चूने का पानी और हवा का कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जब भाप बनकर ये उड़ेगा, ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दीवारों पर दिखता है। आगे है साल्ट किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। लवणों के प्रकार, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन लवण। तो इसमें कृति है, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन क्षारों की राशियों से उनके 10 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाएं। सूचक पट्टी की सहायता से तीनों विलयनों का पीएच ज्ञात करें। क्या तीनों का पीएच समान है? पीएच के मूल से इन लवणों का वर्गीकरण करें। अम्ल तथा क्षारक के बीच अपक्रिया होने पर लवण तैयार होते हैं, जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। फिर भी तैयार होने वाले लवण सदैव उदासीन नहीं होते। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक के उदासीनीकरण से उदासीन लवण बनता है। इस लवण के जलीय विलयन का पीएच 7 होता है। तीव्र अम्ल और सौम्य क्षारक के उदासीनीकरण से अम्लधर्मी लवण बनते हैं। याद रखो, तीव्र अम्ल और सौम्य क्षारक के उदासीनीकरण से अम्लधर्मी लवण बनते हैं। अम्ल लवण के जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। इसके विपरीत सौम्य अम्ल और तीव्र क्षारक के उदासीनीकरण से क्षारक लवण बनता है। ऐसे लवण के जलीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। फिर आगे है, दिए गए लवणों का वर्गीकरण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन लवण इन 3 प्रकार करें। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड।
ये जो दिया गया है सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, इसको आपको पता करना है कि कौन सा अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है। यहाँ नीचे देखें कुछ रिएक्शन दिया गया है, इसको आपको समझना है जो एग्जाम में आते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू होता है सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड माने पानी। सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। पोटेशियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू पोटेशियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। ये क्या है? कार्बोनेट है और ये एसिड है और बन क्या रहा है? लवण, और ये गैस बन रहा है, पानी भी बन रहा है। बुक में ये चीज़ नहीं छपा है, इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पर भी नहीं छपा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ यह चाहेगा तो सोडियम बाई खाने का सोडा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट HNO3 मिलाया जाए KNO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है। केलासीय जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। केलासीय जल क्या होता है? दो परखनलियों में नीला थोपा, कॉपर सल्फेट इंटू 5S2 कुछ टुकड़े ले लें, एक परखनली में पानी डालकर उसे हिलाएं, तैयार हुए विलयन का रंग कौन सा है? तो आप देखेंगे कॉपर सल्फेट रहेगा तो नीला आएगा, नीले कलर का। नीले थोथे के रंग में क्या बदलाव? जब आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे वह नीला कलर गायब होकर के सफ़ेद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से ये वही 5S2 है, इसी को हम कहते हैं केलासी जल, क्रिस्टलाइजेशन। 5S2 मिला हुआ ये पानी भाप भर के उड़ जाता है, केवल सूखा सूखा कॉपर सल्फेट बनता है, इसीलिए वो सफ़ेद हो जाता है। उष्मा देने के कारण नीले थोथे की केलासीय संरचना टूटकर रंगहीन चूर्ण बन गया है। यह होते समय पानी बाहर निकला, यह पानी नीले थोथे की केलासीय रचना का भाग है, इसे ही केलासीय जल कहते हैं। सफ़ेद चूर्ण में पानी डालने पर पहली परखनली के विलयन के रंग का विलयन बनता है। इससे ज्ञात होता है कि गर्म करने के कारण नीले थोथे के केलासों में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है, केवल पानी निकल गया, पानी डाल दिया, फिर वो ऐसा नीला हो जाता है कुछ समय के बाद। नीला थोथा गर्म करने पर पानी बाहर निकलना, केलासी सा टूट जाना, नीला रंग चला जाना, ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं जिसको हम पुनः पानी डालकर प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हटाया गया है। एक और करें और देखें में लिखा है वाष्पन पात्र, बंसन बनना, तिपाही, तार की जाली इत्यादि। फिटकरी लेना है। वाष्पन पात्र में फिटकरी छोटा टुकड़ा वाष्पन तिपाही के उपयुक्त तार की जाली पर रखें। वाष्पन पात्र की सहायता से वाष्पन पात्र को बंसन बर्नर की सहायता से गर्म करें तो प्रक्षेपण करने पर क्या होता है? फिटकरी जो है एकदम पिघल करके पानी के जैसा हो जाएगी। वाष्पन पात्र में केवल पानी जैसा दिखता है। फिटकरी की खील से क्या तात्पर्य है? वही खील का मतलब है टुकड़ा, क्रिस्टल। आयनिक यौगिक केलासी होते हैं, इनकी केलासी रचना आयनों की विशिष्ट रचना के कारण बनती है। कुछ यौगिकों के केलासों में पानी के अणु भी इसी संरचना में समाविष्ट होते हैं, यही केलासी जल है। केलासी जल यौगिक के रासायनिक सूत्र के विशिष्ट अनुपात में होता है। रासायनिक सूत्र में वह निम्नानुसार दर्शाया जाता है। जरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देख लेना आपको है। केलासी जल जिसको नीला थोथा, बाजार में नीला थोला बोलते हैं, और ये कॉपर सल्फेट बोला जाए, वही कॉपर सल्फेट होता है जिसमें CuSO4 × 5H2 होता है। केलासी फेरस सल्फेट ये हरे रंग का होता है, ग्रीन विटाल बोला जाता है मार्केट में। FeSO4 × 7H2 7 क्रिस्टल पानी के रहते हैं। केलासी सोडा सोडियम कार्बोनेट × 10H2 और फिटकरी ये रंगहीन होता है। K2SO4 Al2SO4 का साइज × 24H2 ये इतना पानी रहता है, इसलिए जब गर्म करते हैं तो पूरा एकदम पानी जैसा बन जाता है।
केलासी पदार्थों में केलासी जल होता है, ये आपको समझना है। केलासी जल के अणु केलास की अंतर्गत रचना का भाग होते हैं। गर्म करने पर या कुछ समय तक खुला रखने पर केलासी जल बाहर निकलता है और उस भाग का केलासी रूप नष्ट हो जाता है। तो तीसरा पाठ है आयनिक, यौगिक और विद्युत चालकता। कृति क्या है? 50 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाकर विलयन बनाएं। 2 विद्युत तार लेकर एक 6 वोल्ट बैटरी के धन सिरे पर जोड़ें। दूसरे तार बैटरी के ऋण सिरे पर जोड़ने से पहले उसमें एक कुंजी और एक बल्ब लगा लें। दोनों तारों के खुले सिरे के 3 सेंटीमीटर धारकता वाले बीकर में लेकर दोनों तारों के खुले सिरे आधार की सहायता से इस विलयन में खड़ी, मतलब ये रचना के अनुसार इसको फिट कर दो और देखोगे क्या बल्ब जलता है। धारकता वाले बीकर में लेकर दोनों तारों के खुले सिरे आधार की सहायता से विलयन में खड़ी स्थिति में डुबाएं। कुंजी खोलें, इसको कुंजी खोलें। क्या बल्ब जलता है? खोलेंगे मतलब ये जो बंद था उसको टच रहता है उसको खोलना, ऑन करने के लिए बोल रहा है। तो क्या बल्ब जलता है? बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम यूरिया, 5 ml तन H2SO4 और 5 ml तन NaOH प्रत्येक को 50 ग्राम पानी में मिलाकर प्राप्त किए गए विलयन का उपयोग कर फिर से करें। माने यहाँ पर जो है, यहाँ पर अलग अलग ले लो। एक बार ग्लूकोज ले लो, एक बार कॉपर सल्फेट ले लो, एक बार ग्लूकोज ले लो, एक बार यूरिया, एक बार H2SO4, एक बार NaOH। 50 ग्राम पानी में घुला करके अलग अलग यही प्रयोग करो। तो आप क्या देखोगे कि कॉपर सल्फेट जब रहेगा तो बल्ब जलेगा ऑन करने पर, ग्लूकोज रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यूरिया रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, H2SO4 रहेगा तो बल्ब जलेगा और NaOH रहेगा तो बल्ब जलेगा। इसका मतलब कि ये कॉपर सल्फेट, तन सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH ये जो है आयनिक यौगिक हैं और ये जो है ग्लूकोज और यूरिया ये आयनिक यौगिक नहीं है, आयन से नहीं बने हुए हैं। इसको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, जो सहसंयोजकी यौगिकों से बने होते हैं। इसका उत्तर तो मैंने बता दिया कि बीकर में कौन कौन से विलयन होने पर बल्ब जला। कौन कौन से विलयन विद्युत चालक हैं? तो मैंने तो बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH और कॉपर सल्फेट, इसका विलयन सुचालक है। अब बल्ब से विद्युत प्रवाह जाता है तभी वह जलता है जब विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, तभी यह संभव हुआ है। माने तो केवल तार ऐसे डुबाया गया था, 2 जगह तार डुबाया गया था, तो यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में वो विलयन के आयन काम किए हैं तार का। तो यही कह रहा है कि ऊपर दी गई कृति में सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH इसके जलीय विलयन का उपयोग करने पर विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। इसका अर्थ है कि ये विलयन विद्युत के चालक हैं। बिजली की तार से बिजली प्रवाहित करने का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं, विलयन या द्रव से बिजली प्रवाहित करने का कार्य आयन करते हैं। यहाँ आयन काम कर रहे हैं। विद्युत परिपथ पूर्ण कर वे बैटरी के धन अग्र से निकलते हैं। परिपथ में जब विलयन का द्रव होता है तब उसमें 2 छड़ें तार पट्टियाँ डुबाते हैं, इन्हें विद्युत अग्र कहते हैं। विद्युत अग्र कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत अग्र सामान्य रूप से चालक स्थायी से बनाए जाते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से वाहक तार की सहायता से जुड़े विद्युत अग्र को ऋण अग्र कहते हैं तथा बैटरी के धन अग्र से जुड़ा विद्युत अग्र धनाग्र। अब यहाँ बैटरी की बात आ गई कि बैटरी के अगर ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है तो ऋण अग्र और धन सिरे से जुड़ा हुआ है तो धन अग्र कहा जाता है। फिर है कुछ द्रव विलयनों में विलयन विद्युत अग्र डुबाने पर विद्युत परिपथ क्यों पूर्ण होता है। इसे जानने के लिए कृति में जो विलयन विद्युत चालक पाए जाते हैं उन्हें अधिक गहन दृष्टि से देखिए। माने आगे क्या करना है, ये आयनों का विचरण और विद्युत चालकता, डिसोसिएशन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऊपर दी गई कृति में यह ज्ञात होता है कि NaCl, कॉपर सल्फेट, H2SO4 और NaOH इन यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत चालक हैं। इनमें से NaCl और कॉपर सल्फेट लवण है, H2SO4 तीव्र अम्ल तथा NaOH तीव्र क्षारक है। लवण, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक का जलीय विलयन में लगभग संपूर्ण विचरण होता है। इसी कारण तीनों के जलीय विलयन में बड़ी मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक आयन तैयार हो। कणों को मिलने वाली गतिशीलता द्रव अवस्था मोबिलिटी की विशेषता है।
इस गतिशीलता के कारण विलयन के धन आवेशित आयन ऋण अग्र की ओर आकर्षित होते हैं और ऋण अग्र की दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसके विपरीत ऋण आवेशित आयन धन अग्र की ओर प्रवाहित होते हैं। विलयन के आयनों का संबंधित विद्युत अग्र की दिशा में प्रवाहित होने का अर्थ है विलयन से विद्युत प्रवाहित होना। इससे आपके ध्यान में आया होगा कि जिस द्रव विलयन में आयनों का बड़े अनुपात में विचलन हुआ है उन्हें विद्युत चालकता प्राप्त होती है। फिर आगे है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन एक नीला थोथा कॉपर सल्फेट का 50 ml पानी में बना विलयन 100 धारकता वाले बीकर में, मतलब एक कृति एक है, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें जिसका 50 ml 100 ml बीकर वाले में, तांबे की एक छड़ धन अग्र के रूप में ले लें, कॉपर की छड़ एक ऋण अग्र के रूप में ले लें। आकृति में दर्शाए अनुसार इस आकृति में के दर्शाए अनुसार रचना करें और परिपथ में कुछ समय तक विद्युत प्रवाहित होने दें। कुछ बदलाव मतलब कुछ समय तक 10-15 मिनट तक। तो आप देखोगे ये जो है ना नीला रंग धीरे धीरे फीका होने लगेगा। देखो आगे क्या है, कुछ समय तक बिजली प्रवाहित होने पर ऋण अग्र के विलयन में डूबे हुए भाग पर तांबे की परत दिखाई देती है। उसके ऊपर ऋण सिरे के ऊपर ये जो डूबा हुआ होता है, ऋण सिरे के ऊपर कॉपर के कलर का रंग दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? परिपथ में बिजली प्रवाहित होने पर विलयन के कॉपर 2+ धनावेशित आयन ऋण अग्र की ओर आकर्षित हुए। ऋण अग्र से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कॉपर 2+ आयनों का संयोग होकर कॉपर धातु के परमाणु बन गए और उनकी परत ऋण अग्र पर दिखने लगी। विलयन के कॉपर 2+ आयन इस प्रकार प्रयोग होने पर भी विलयन का रंग वैसा ही रहा जैसा था। इस कारण बिजली प्रवाहित होने पर धन अग्र के तांबे के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बिजली की तार की सहायता से भेजे गए या प्रवाहित किए गए। इस कारण बने कॉपर 2+ आयन विलयन में आ गए। इस प्रकार प्रवाहित होने वाले बिजली के प्रवाह के कारण विलयन के विलय का अपघटन होता है। अपघटन मान टूट जाना, इससे को विद्युत के कारण होता है, इसलिए विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन के 2 भाग होते हैं, ऋण अग्र अपक्रिया तथा धन अग्र अपक्रिया। ऊपर दी गई कृति में विद्युत अपघटन के कुल 2 भाग हुए हैं। ऋण सिरे पर होने वाली अपक्रिया इस तरह से, कॉपर 2+ आयन कैसे बना, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर आयन था, जब टूटा था कॉपर आयन में टूटा था तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए तो कॉपर बन गया, ये धातु हो गया। और धन सिरे पर क्या होता है, कॉपर का जो आयन होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए कॉपर 2+ आयन तैयार होता। यह कट है बॉक्स। शुद्ध पानी में विद्युत अग्र डुबाकर कुंजी दबाने से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अर्थात शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक है, यह ध्यान में आता है। इस कारण हम पहले देख चुके हैं पानी का विचलन बहुत ही कम मात्रा में होता है। विचलन के कारण बनने वाले H+ और OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर जितनी होती है, किंतु पानी में थोड़ी मात्रा में लवण, तीव्र अम्ल, क्षारक मिलाए जाने पर उनके विचलन से पानी की विद्युत वाहकता बढ़ती है तथा इस कारण पानी का विद्युत अपघटन होता है। वैसे तो पानी उदासीन होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। पानी का विद्युत अपघटन, इसके लिए कृति बताई गई है कि 500 ml बीकर वाले पानी में 2 ग्राम नमक घुलने दें। 500 ml धारकता वाले बीकर, इसमें 250 ml विलयन लें। ऊर्जा स्रोत के धन तथा ऋण अग्रों से बिजली के 2 तार जोड़ें। तारों के दूसरे सिरे की ओर से 2 सेंटीमीटर भाग से रोधा का आच्छादन निकाल दें, माने प्लास्टिक का आवरण निकाल दें। ये दोनों विद्युत अग्र हो गए। दोनों परख नलियाँ तैयार किए हुए नमक के विलयन में लबालब भरे। यह परख नलियाँ बिना हवा अंदर गए विद्युत अग्रों पर डालें। पावर सप्लाई से 6 वोल्ट दबाव से बिजली का प्रवाह शुरू करें। थोड़े समय बाद दोनों परख नलियों में क्या दिखाई देता है, तो आप देखोगे कि परख नलियों के विद्युत अग्रों के पास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। एक तरफ क्लोरीन की और एक तरफ हाइड्रोजन गैस की। वह गैस पानी से भर जाएगी। दोनों परख नलियों के विलयन में बने बुलबुलों का आयतन समान है या भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न होगा। आप देखो H2O, O आधा है और H2 डबल है। तो यहाँ देखो इसके अंदर
दोनों के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन गैस और एक तरफ ऑक्सीजन गैस रहेगा। ऊपर दी गई कृति में ध्यान में आता है कि ऋणांक पर बनने वाली बुलबुलों का आयतन धन अक्ष पर तैयार होने वाली गैस की तुलना में दोहरा है। क्या कारण है यहाँ पे देखें, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस और 2OH और धन अक्ष पर 2H2O O2 प्लस 4H प्लस 4E। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस तैयार होते हैं, लेकिन ये जो है डबल रहेगा और इसका आयतन उसका आधा रहेगा। दोनों प्रश्नावली के लिटमस कागज परीक्षण पर क्या दिखाई देता है।